एमआरआई ब्रेन कर लिया हमने, उसमें 2D कर लिया, T2 साइज और T2 कोर नहीं लगाए, 5 एक्जियल कर लिए, T2 फ्लेयर, T1 GRE डिफ्यूजन, ये कर लिया। अब हम कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे प्लान। ठीक है, एक्जियल प्लान हम बाकी चीज़ देखने के लिए करते हैं, ब्रेन में और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हम स्टार्टिंग में भी खाली पिट्यूटरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक T1 सजाइटल उठाया, T2 सजाइटल उठाया, 2 प्लान उठा लिए। अब हम एक T2 कॉर्नल और एक T1 कॉर्नल, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड केवल सैज और कॉर्नल में ही अच्छी दिखाई देती है, एक्जियल में पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी नहीं दिखाई देती है। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड तो दिख जाएगी पर कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पैथोलॉजी है वो नहीं कर पाते हैं। अभी हम पहले सैज कर लेते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हम प्लानिंग करते हैं उसके सजाइटल और कॉर्नल अलग होते हैं, जो आपको फिलिप्स में जाके पिट्यूटरी वाला जो फिलिप्स की कंपनी ने हमें सारे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं वहाँ से उठा लेते हैं, अगर इंजीनियर नहीं बना के गए हैं। ठीक है, अभी सजाइटल की प्लानिंग चल रही है जो कि हम एक्जियल की मेज पर लगा रहे हैं। हमेशा एक्जियल की मेज पर सजाइटल की प्लानिंग लगाते हैं। उसी पे मैंने बिल्कुल ये गोल जो राउंड शेप का जो अब हमारा कर्सर है ये रख दिया ताकि उस पर बिल्कुल फोकस हो जाए, और मिडल जो फाक्स होता है, मिड लाइन जो होती है उसके पैरेलल कर दी बीच वाली। और देखो इसमें FOV देखोगे आप, सजाइटल वाले जो सर्वे है उसमें FOV देखोगे तो FOV पूरा ब्रेन को कवर नहीं कर रहा है। वो इसलिए कवर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने केवल पिट्यूटरी पर ही फोकस करना है, बाकी चीज़ें हमें छोड़ देनी है फ़िलहाल, क्योंकि उसके लिए हमने ब्रेन 2D कर लिया बाकी चीज़ों के लिए। अभी केवल और केवल पिट्यूटरी पर फोकस करना है और उसको जूम करके हमें दिखाना है। बाकी सारा इस पे हमें इग्नोर कर देना है, मतलब उसको जूम करके उसको छोड़ देना है। अभी हमने इस पे जो प्लानिंग की है वो इसलिए की है ताकि हम खाली पिट्यूटरी पर ही फोकस कर सकें। और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, एक्जियल की इमेज में पिट्यूटरी ग्लैंड की पैथोलॉजी हम नहीं चेक कर सकते, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है वो एडिनोमा होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक छोटा सा ट्यूमर होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर मोस्टली वो फीमेल पेशेंट को होता है, उससे उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होने से जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, वो आसानी से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाता। और पेशेंट को, जो फीमेल पेशेंट होता है, उसको प्राइवेट बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आता है कि वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहा है, कई बार डॉक्टर नहीं लिख के देते हैं कि हम जैसे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करना है तो हमें हिस्ट्री भी मैच करनी है थोड़ी। कई बार पेशेंट हमारे पास हार्मोन के टेस्ट करवा के लाएगा, उसमें उसके हार्मोन डिस्टर्ब मिलते हैं और उनमें इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, अभी हम इसमें जो MRI करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की वो इसलिए करते हैं, मोस्टली तो यही कारण होता है जो मैंने बताया। बाकी और भी बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिकल हार्मोन्स, और आपका वाटर बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसके लिए हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन्स, ऐसे और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। पर हमें जो मेन होते हैं ना वो हम आपको बता देते हैं, और ज़्यादातर हमारे पास यही प्रॉब्लम लेके पेशेंट आएगा। ठीक है, एक होता है मैक्रो एडिनोमा, एक होता है माइक्रो एडिनोमा। ठीक है, माइक्रो एडिनोमा का साइज छोटा होगा, मैक्रो एडिनोमा का साइज बड़ा होगा। ठीक है, 2 तरह के एडिनोमा होते हैं, एक मैक्रो एडिनोमा, एक माइक्रो एडिनोमा। तो यही होता है ज़्यादातर। और जो ये आप पिट्यूटरी देख रहे हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मैमिलरी बॉडी, ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, सेरिबेलम, थैलेमस,
कार्पस कैलोजम, वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये आपने देख ली। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर और जो ये ऊपर से आ रहा है इनफंडिबुलम। ठीक है, और ये आपका ऑप्टिक चियाज्मा होता है। ठीक है, अभी हम कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे सजाइटल पे। ठीक है, मैं T2 कॉर्नल की प्लानिंग करूँगा और T1 कॉर्नल की। पहले T1 कॉर्नल की कर लेता हूँ। इसको यहाँ से एंगल दे के इनफंडिबुलम के पैरेलल कर लेते हैं, जिससे कि ये पूरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, यहाँ से एंगल दे दिया इनफंडिबुलम के पैरेलल, पूरा आपका पिट्यूटरी के पैरेलल हो जाएगा। और जो ये राउंड शेप है जहाँ से हम प्लानिंग को पकड़ते हैं, ये जो राउंड शेप है इसको पिट्यूटरी पे रखेंगे यहाँ पे बीच में, और ये आपके इनफंडिबुलम के पैरेलल हो गई। ठीक है, इसको आप और जूम करके देख लो, ये बिल्कुल पैरेलल है। और लाइनिंग ला आप प्रॉपर प्लानिंग को चेक कर सकते हो। जब आप प्लानिंग लगाओगे तो उस प्लानिंग को कॉर्नल पर और एक्सियल पर बिल्कुल सीधा करना है, मिडल में करना है, ताकि जब आपका प्लान आए तो वो टेढ़ा ना हो। ठीक है, अभी आपका T2 साइज भी आ गया, कंप्लीट हो गया। उससे पहले T2 कॉर्नल भी साथ में ही लगा देते हैं। T1 कॉर्नल की प्लानिंग हमने कर ली थी, T2 कॉर्नल की प्लानिंग कर ली। इसको मिडल में रख के एक्सियल कॉर्नल पर सीधा करके हमने प्लानिंग लगा ली कॉर्नल की भी। ठीक है, इतनी जूमिंग आपकी ज़रूरी है जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करोगे। ठीक है, उसमें आपको एक्सियल लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी पैथोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड की कॉर्नल और सजाइटल में आ जाएगी। उसमें आपको एक्सियल नहीं लेना है, एक्सियल आपका ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको एक्सियल नहीं लेना है। आप इसको प्लान को एडिट करके चेक भी कर सकते हो अगर आपने उसकी थिकनेस कम ज़्यादा करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, थिन कट लेने से आपको और अच्छे से पिट्यूटरी ग्लैंड की पैथोलॉजी पता लग जाती है। और अगर आप ज़्यादा थिकनेस लेओगे तो उसमें प्रॉब्लम स्किप हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये T1 सजाइटल है आपके सामने। इसमें जो एक मैंने बताया था एंटीरियर पोर्शन और एक बताया था पोस्टीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन में एक वाइट आपको दिख रहा है, एक वाइट जो दिख रहा है पोस्टीरियर पोर्शन में, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर ये T1 में वाइट है तो ये नॉर्मल है, अगर ये T1 में ब्लैक हो गया तो ये प्रॉब्लम है। T1 में वाइट होना चाहिए, ये नॉर्मल पिट्यूटरी का पार्ट है। ठीक है, ये T1 में वाइट ही होगा हमेशा। और अगर ये T1 में ब्लैक हो जाएगा तो आप सोचो ये प्रॉब्लम है। फिर हम इसको कंट्रास्ट देंगे और कंट्रास्ट देने के बाद इसकी इन्हांसमेंट चेक करेंगे। T2 सजाइटल की इमेज चेक करेंगे जूम करके। ये आपका T2 सजाइटल है, इसमें आप पिट्यूटरी देख लो। इसमें वो जो पोस्टीरियर पोर्शन में वाइट आ रहा था T1 में, इसमें T2 में वो ब्लैक आएगा। वही पार्ट पोस्टीरियर पोर्शन में जो एक स्पॉट आ रहा था वाइट वाला, वो इसमें ब्लैक आएगा। आप चाहो तो स्टर साइज भी लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमें बस प्लानिंग उस जो जिस चीज़ का भी MRI करना है उसी के पैरेलल रखनी है। ज़्यादातर केस में उसी चीज़ के पैरेलल करते हैं। ठीक है, जिससे वो सीधी हो जाए। तो इसमें भी हमने पिट्यूटरी के पैरेलल कर लिया और पिट्यूटरी का इनफंडिबुलम के साथ जो ऊपर से कनेक्शन है वो चेक कर लिया, तभी कॉर्नल की इमेज अच्छी आएगी। अभी T2 कॉर्नल लगाया और T1 कॉर्नल लगाया। T1 कॉर्नल आ रहा है प्लान, अभी उसमें देखेंगे हमें
T1 कॉर्नल में पिट्यूटरी कैसे दिखाई देती है। देखो हमने अभी कोई एक्जियल नहीं लगा पिट्यूटरी के लिए और उसकी ज़रूरत भी नहीं। T1 कॉर्नल आ गया प्लान, इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें हमें कैसे दिखेगा जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे। प्लस करके इसको जूम करेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इनफंडिबुलम है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पोर्शन है क्योंकि इसमें कोई वाइट स्पॉट नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में एक वाइट नहीं आता, वो पोस्टीरियर पोर्शन में आता है। ठीक है, जब भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करते हैं तो देखेंगे ये पोस्टीरियर पोर्शन है और इसमें ये वाइट स्पॉट है जो मैंने सजाइटल में दिखाया था। ठीक है, जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करते हैं तो उसमें यहीं से देखते हैं इनफंडिबुलम के साथ साथ एक स्टडी करते हैं। जब कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को तो कंट्रास्ट की इन्हांसमेंट यहीं से आती है, नीचे धीरे धीरे होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्हांसमेंट देखते हैं, उसमें जो भी छोटा मोटा ट्यूमर होता है या बड़ा भी होता है उसकी इन्हांसमेंट देखते हैं। अब जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को डॉक्टर से उसकी सर्जरी करते हैं तो ज़्यादातर इसकी सर्जरी नाक के रास्ते से करते हैं क्योंकि ये आपका यहाँ पे देखोगे एक साइनस होता है, स्फेनोइड साइनस, जो नाक के बिल्कुल पास होता है नेज़ल कैविटी के। तो यहाँ से इसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि पेशेंट का सिर ऊपर से खोल के पूरा और फिर अंदर तक जाए, ब्रेन को हार्म करते हुए, ब्रेन का नुकसान करते हुए ऊपर से नहीं करते हैं इसका ऑपरेशन। नाक को खोल के वहाँ से इसको जो भी एडिनोमा टाइप होता है उसको निकाल देते हैं, उसको ऑपरेट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हमें यही चीज़ कंट्रास्ट में करनी है, अभी इस पेशेंट का तो कंट्रास्ट नहीं करना, ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI कर दिया। अगर यही चीज़ हमें कंट्रास्ट में करनी होती तो हमें क्या करना था, एक T1 सजाइटल, एक T1 कॉर्नल ये लगा लेना था, और एक स्टडी और होती है T1 डायनामिक स्टडी। कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, प्लान बने हुए पड़े होते हैं जो इंजीनियर बना के जाते हैं। अगर बाय चांस इंजीनियर ने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी। फिलिप्स का ऑप्शन है हॉस्पिटल के पास में, बिल्कुल यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल पास फिलिप्स का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे, उसमें सारे पार्ट्स के नाम लिखे हैं, ब्रेन, स्पाइन, तो उसमें ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन में सारे ऑप्शन है, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी, ऑर्बिट, उसमें से और पिट्यूटरी में जाएंगे और वहाँ से सीधे प्लान उठा लेंगे। वहीं से डायनामिक का मैंने उठाया, वहीं से ये T1 सैज, T1 कोर, T2 कोर, ये सारे वहीं से उठाए हैं। ठीक है, इसमें ये कोई टेंशन नहीं लेनी है कि प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ तो मैं कहाँ से करूँ। डायनामिक स्टडी में क्या करना होता है, पेशेंट के हाथ में बटरफ्लाई वाली कैनोला लगा के, जिसमें लंबी पाइप होती है, उस पाइप को वो थोड़ी बाहर तक आ जाती है, उधर स्कैन स्टार्ट करते करते साथ में कंट्रास्ट देते रहते हैं। तो क्या होता है, जब डायनामिक स्टडी होती है तो इनफंडिबुलम से कंट्रास्ट नीचे गिरता हुआ दिखता है, इन्हांसमेंट होती है, हर एक सेक्शन के साथ इन्हांसमेंट दिखती है। कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, सीधा प्लान लगाना है, साथ में कंट्रास्ट देना है, डायनामिक स्टडी कंप्लीट। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई उसमें झोल नहीं है, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सीक्वेंस नहीं है, बस उठा के रखना है और उधर एक जैसे स्टाफ कंट्रास्ट देता रहेगा, इधर आप स्कैन स्टार्ट कर दोगे, साथ के साथ कंट्रास्ट देने के साथ साथ डायनामिक स्टडी ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ऊपर पिट्यूटरी का कोई टेस्ट नहीं होता है डायनामिक स्टडी के ऊपर। ठीक है।